नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह हमारा पॉलिटी का 51 नंबर का लेक्चर है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा पॉलिटी का जो 5 नंबर का यूनिट था लोकल गवर्नमेंट, इसको कंप्लीट किया था। और आज से हम जो 6 नंबर का यूनिट है जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम पॉलिटी को हमने 10 यूनिट में डिवाइड किया था। उसके जो पहले 5 यूनिट है, ये कल के लेक्चर तक हमारे 5 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम 6 नंबर का यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। और उस 6 नंबर यूनिट का नाम क्या है? यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज़। अब इसमें हमें 2 चीज़ें दिखनी, 2 लेक्चर में हमें इसको खत्म करना है। एक लेक्चर में यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें देखना है, यूटी क्या होती है, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, हमारे देश में यूनियन टेरिटरी कितनी से, वहाँ पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, यूनियन टेरिटरी की कैपिटल्स क्या है, और थोड़ी बहुत चीज़ें जिस पे क्वेश्चन आता है, अदर फैक्ट्स। और दूसरी चीज़ है स्पेशल एरियाज़। हमारे देश में एक शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ऐसे 2 स्पेशल एरियाज़ होते हैं। वो क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ें हमें देखनी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, समझ गए, उनका डेवलपमेंट की एक्टिविटी कैसी होती है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया की, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हमें देखो यहाँ पे ऐसे 2 चीज़ें देखनी है हमें ये वाले यूनिट में। देखो यहाँ गलती से यही रहेगा, ये जो है ना, इस यूनिट का नाम लोकल गवर्नमेंट ने, इस यूनिट का नाम है यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरियाज। ओके, तो अब देखो इस यूनिट में ये कितना नंबर का यूनिट है? 6 नंबर का यूनिट है। अब इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले क्या, ये यूनियन टेरिटरी वाला पार्ट, और दूसरा शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, 2 चीज़ें देखनी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम यूनियन टेरिटरीज जो है, समझ गए आपको, जैसे यूनियन टेरिटरी मतलब क्या, केंद्र शासित प्रदेश, ये आपने सुना होगा, समझ गए, केंद्र शासित प्रदेश। आपने एक सुना होगा स्टेट्स, मतलब सारा का सारा जो होता है राज्य। महाराष्ट्र क्या है, एक राज्य, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश राज्य है। पर दिल्ली क्या है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, समझ गए। दमन एंड दीव क्या है, एक यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप क्या है, एक यूनियन टेरिटरी, समझ गए। तो हमें देखना है यूनियन टेरिटरी के बारे में, हमारे सारे के सारे। अब यूनियन टेरिटरी के बारे में देखने से पहले मैं आपको सारे के सारे यूनियन टेरिटरी से अवगत कराने वाला हूँ, एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ सबके बारे में। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो यूनियन टेरिटरी वो हमारे देश का हिस्सा कैसे है, मतलब कौन से आर्टिकल में। तो हम थोड़ा एक रिवाइज करते हैं। हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी नाम का एक चैप्टर देखा था, समझ गए, कौन से पहले यूनिट में, जो फंडामेंटल ये था ना, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नाम का जो पहला यूनिट है, उसमें एक चैप्टर था 5 नंबर का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। वो आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में, और उसमें आर्टिकल्स आते हैं 1 to 4 आर्टिकल्स थे उसमें। तो उसमें जो पहला आर्टिकल्स था ना, वो क्या था पता है क्या? वो था इंडिया इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है वो भारत है, और वो जो सारे के सारे यूनियन स्टेट्स हैं उनको मिलके बना है। अब देखो यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है। उसमें पहला जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। हमारे देश की नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब हमारा पूरा जो अखंड भारत है, उस भारत की नेम एंड टेरिटरी, उस भारत का नाम और उसकी टेरिटरी। तो नाम तो क्या है, नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत, हमारे देश का नाम क्या है, एक तो इंडिया या भारत, 2 नाम है हमारे देश के, समझ गए। शुरू में क्या क्या था, मतलब हमारे देश का जो नाम है वो इंडिया रखा गया था, समझ गए, मॉडर्न नाम नेम रखा गया था। पर कुछ लोगों ने, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, कुछ लोगों ने बोला था कि ट्रेडिशनल नाम भी रखना चाहिए भारत। तो कंक्लूजन ये निकला था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने क्या कर दिया, मिक्स नाम एडॉप्ट किया, भारत भी एंड इंडिया भी। तो आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो नेम क्या है, भारत और इंडिया, ये बराबर है। अब टेरिटरी कौन से आती है, समझ गए। ये तो पहली चीज़ है, टेरिटरी किस में, फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में इंडियन टेरिटरी लिखी गई। और ये देखो टेरिटरी क्या क्या आती है हमारे देश की, वो आता है स्टेट्स। दूसरी चीज़ आती है यूटी। अब यूटी में यहाँ लिखा है 7th अमेंडमेंट। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई थी, उसके तहत जो सारे यूनियन टेरिटरी वो हमारे देश में बनी थी। उससे पहले यूनियन टेरिटरी नहीं थी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी, समझ गए, उसके तहत हमारे देश में यूनियन टेरिटरी बनी थी। उससे पहले वो स्टेट्स थे, वो पता तो मैं क्या होता था। और तीसरी चीज़ क्या आती, मे एक्वायर, मतलब हमारे देश की जो टेरिटरी, उसमें सारे के सारे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, समझ रहे, सारे के सारे स्टेट है, ये हमारे देश का पार्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फर्स्ट, हमारे देश की टेरिटरी। दूसरा यूटी, यूनियन टेरिटरी जो है हमारे देश में, वो भी इंडिया का पार्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फर्स्ट। और मे एक्वायर, तो ऐसी जो कोई लैंड है जो फिलहाल अभी इंडिया का पार्ट नहीं, पर कल अगर हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, जैसे कल हम अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हम लूट लेते, मतलब जीत लेते, या नेपाल है उसके साथ युद्ध हो जाता है, हम उसको अपने टेरिटरी में मिला लेते हैं, तो वो एक्वायर हो जाएगी, तो वो भी आर्टिकल फर्स्ट में आ जाएंगी, समझ गए आप। अब ये यूटी में 7th शेड्यूल क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जो 7th शेड्यूल 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। तो 1956 से ना उस टाइम, उसके बाद हमारे यहाँ पे यूटी बनी थी। तब तक यूटी, उस टाइम पे भी सिर्फ 16 स्टेट थे हमारे, जो अभी फिलहाल ये 28 स्टेट थे ना, 29 थे, अभी 28 हो गए वापस। ये क्या थे, 16 स्टेट थे, और वहाँ पे यूटी नहीं थी। तो ये 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। इस एक्ट के तहत यूनियन टेरिटरी का
प्रावधान किया गया था। समझ रहे हैं आप। अब 29 स्टेट थे पहले और कितनी थी, 7 यूनियन टेरेटरी थी। अब कितनी हो गई है, अब 9 यूनियन टेरेटरी हो गई और 28 स्टेट हो गई। एक बार यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये क्लियर हो गया आपका आर्टिकल फर्स्ट। इसको हमने क्यों पढ़ा, हमने इसको इसलिए पढ़ा कि हम जो देखने जा रहे हैं यूनियन टेरेटरी, वो हमारे देश का यूनियन टेरेटरी जो है वो हमारे जो आर्टिकल फर्स्ट है जिसमें हमारे देश की सारे टेरेटरी लिखी गई है, तो उसका पार्ट है। तो अगर यूनियन टेरेटरी क्या है, यूनियन टेरेटरी हमारे देश की एक लैंड है जो कि आर्टिकल फर्स्ट में दी गई है कि इस आर्टिकल फर्स्ट में क्या क्या आता है, सारे के सारे स्टेट, यूनियन टेरेटरी और ऐसी चीज़ जो हम फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं। तो यूनियन टेरेटरी हमारे देश का हिस्सा है, ये देखने के लिए हमने ये बैकग्राउंड देखा। समझ रहे। अब आगे चलते, आगे देखते हैं। फिलहाल हमारे देश में कितने स्टेट्स है, हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरेटरी कितनी, 9 है। पहले 7 थी, कब तक, पिछले साल तक, और स्टेट 29 थी। अब ऐसा क्या हो गया, फिर ऐसा क्यों हो गया, देखो आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू कश्मीर ना उसका बाइफर्केशन हो गया। ये जम्मू कश्मीर पूरा एक स्टेट था पहले, पर बाद में भी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ऐसे इसकी 2 यूटी बना दी इन लोगों ने। समझ रहे ना आप, ऐसी 2 यूटी इसकी बना दी इन्होंने। तो टोटल यूटी कितनी हो गई, 9 हो गई, और पहले 7 थी और वो एक स्टेट कम हो गया तो 28 स्टेट। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी यूनियन टेरेटरी है हमारे देश में। सबसे पहले कौन सी, दिल्ली, दिल्ली एक यूनियन टेरेटरी। उसके बाद अंडमान निकोबार एक यूनियन टेरेटरी। तीसरी लक्षद्वीप है। चौथी दादर एंड नगर हवेली एक यूटी है। दीव एंड दमन एक यूटी है। उसके बाद पौंडीचेरी एक यूटी है। चंडीगढ़ यूटी, जम्मू एंड कश्मीर की यूटी एंड लद्दाख एक यूटी। ऐसे कितनी यूटी है, 9 यूटी। समझ गए, ये याद रहेगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कहाँ पे। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कौन सी कहाँ पे। यहाँ पे देखो, हमने तो वो पढ़ ली। अभी ये मैप देखिए आप, ये चंडीगढ़ जो है ना वो हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। हरियाणा स्टेट जो है, ये हरियाणा यहाँ पे, ये पंजाब है यहाँ पे। रेड पेन लेता हूँ, ये हरियाणा है, सॉरी ये पंजाब है, ये हरियाणा है। अब इन दोनों की जो कैपिटल है ना वो चंडीगढ़ है। आपने सुना होगा चंडीगढ़ में, समझ रहे, गाने भी आते ना, दिला दो घर चंडीगढ़ में, ये चंडीगढ़ यहाँ पे। और ये चंडीगढ़ जो है ना ये एक यूटी, मतलब देखो आप कितना बड़ा छापा है। चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरेटरी है और वो कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा पंजाब को अलग अलग कैपिटल है, जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल जैसे मुंबई है, जो ये मध्य प्रदेश की कैपिटल जैसे भोपाल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कैपिटल जैसे लखनऊ है, बिहार की जैसे पटना है। वैसे हरियाणा की जो कैपिटल है और पंजाब की जो कैपिटल है वो दोनों मिला के एक कैपिटल है, और वो दोनों के पास नहीं, वो खुद एक अलग ही, समझ रहे क्या, चंडीगढ़ अलग यूटी है वो, मतलब समझ रहे आप कितना बड़ा ये है। तो ये चंडीगढ़ यहाँ पे, ये यूटी चंडीगढ़। उसके बाद ये दिल्ली जो केजरीवाल भाई साहब की, वो यहाँ पे, समझ गए। उसके बाद ये दीव एंड दमन यहाँ पे देखिए, दीव एंड दमन में आपको वापस थोड़ा बड़े मैप में दिखाता हूँ दीव और दमन। उसके बाद दादर नगर हवेली, ये वापस दिखाता हूँ मैप में, ये 2 यूनियन टेरेटरी। लक्षद्वीप आपको पता होगा, ये बहुत बड़े आइलैंड्स है यहाँ पे, समझ, बहुत बड़े आइलैंड, छोटे। इसकी कैपिटल यहाँ पे, वो कौन सी वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे पौंडीचेरी एक्चुअली 2-4 स्टेट में फैला हुआ है, पर यहाँ पे उसकी कैपिटल है। और ये अंडमान निकोबार है। कितने हो गए ऐसी, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 5 6 7। और अभी फ़िलहाल अभी जो नई बनी ये एक यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एक यूनियन टेरेटरी। समझ गए आप, ऐसे यूनियन टेरेटरी इतनी कितनी 7 है, और ये 2 9 हो गई। अभी मैं आपको इसका थोड़ा मैप में दिखाता हूँ, जो 2 आपको समझ नहीं आया होगा। एक काम करते, सारे के सारे यूनियन टेरेटरी देख लेते बड़े मैप में। देखो ये यहाँ पे दिल्ली हमारा, ये नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ पे वो भी क्या है, वो भी हमारे देश की एक नेशनल कैपिटल है और एक यूटी यूनियन टेरेटरी। उसके बाद अंडमान निकोबार, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका, यहाँ पे ये क्या है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एक्चुअली ये तेलंगाना, महाराष्ट्र। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये झारखंड हो गया, ये मध्य प्रदेश। और ये नीचे जो है ना अरेबियन सी में, यहाँ पे देखो, नहीं बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार ये छोटे छोटे आइलैंड है, टोटल मिला के एक हमारे देश के एक यूटी। उसके बाद आगे कौन सा है, आगे ये लक्षद्वीप, वो जैसे उस साइड है ना, जैसे इस साइड वो अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप, ये आपको पता होगा लक्षद्वीप। ये भी बहुत ज़्यादा आइलैंड है, छोटे छोटे मिल के, सब मिला के एक यूटी। उसके बाद दादर नगर हवेली, अब देखो ये मुंबई यहाँ पे, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे यहाँ पे दादर नगर हवेली। समझ गए आप, ये देखो यहाँ पे दादर नगर हवेली, ये भी एक क्या है, ये भी एक यूनियन टेरेटरी दादर नगर हवेली यहाँ पे। उसके बाद आगे क्या है, दीव दमन देखते हैं। अब दीव और दमन कैसे, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीव है, मतलब गुजरात का ये जो टिप है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दीव है और यहाँ पे ये दमन है। गुजरात के इस साइड दीव है, इस साइड दमन है, 2 अलग अलग जगह है, दोनों मिला के एक यूटी, उसको बोलते हैं दीव दमन।
समझ रहे आप, दोनों मिला के एक ही यूटी है, उसको दीव दमन बोलते हैं, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन है ना एक ही जगह से होता है, भले दो अलग अलग जगह हो। मतलब देखो दोनों का डिस्टेंस निकाल जाए तो देखो ये 1500 किलोमीटर होगा ये इतना, क्योंकि 1500 नहीं मतलब 1000 किलोमीटर तो होगा, 700-800 किलोमीटर, क्योंकि ये जो है ना ये ऐसा 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 ये 1500 किलोमीटर है। इसका मतलब ये जो यहाँ से जाएंगे, मतलब हाँ ऐसा नज़दीक से जाएंगे तो कम हो जाएगा ना, ऐसे यहाँ से जाएंगे तो 700-800 किलोमीटर में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो इतना दूर है उनका, यहाँ से तो कम होगा, 300-400 किलोमीटर होगा बस यहाँ से, 200-400। बट ये अलग अलग जगह है दीव और दमन गुजरात में, बट ये एक ही जगह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आगे देखो अभी ये पौंडीचेरी की स्टोरी थोड़ी अलग है। पौंडीचेरी जो है ना उसका कैपिटल यहाँ पे, अब पौंडीचेरी के अंदर आते चार डिस्ट्रिक्ट, समझ गए। अभी देखो ये माहे डिस्ट्रिक्ट है, ये आता है पौंडीचेरी का, ये आता है केरला में। ये क्या है, कारिकाल एक डिस्ट्रिक्ट से, ये आता है तमिलनाडु में। ये यनम एक डिस्ट्रिक्ट से, ये आता है आंध्र प्रदेश में, और ये पौंडीचेरी खुद यहाँ पे तमिलनाडु में। तो ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के पौंडीचेरी बनाया, और ये इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे, समझ गए। ये भी एक यूटी। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर तो पता ही आपको, नहीं सॉरी ये चंडीगढ़ एक्चुअली, ये पंजाबी देखो, ये हरियाणा ये पंजाब, यहाँ पे बॉर्डर पे चंडीगढ़ है जो कि यूटी दोनों का कैपिटल है। और फिर ये जम्मू कश्मीर तो पता है आपको, ये जम्मू एक, यहाँ पे लद्दाख, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने सारे यूटी जो है इसको मैप में देख लिया। अब यूटीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है वो हमें देखना है। आर्टिकल 239 में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज है इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, जो हर एक यूटी एवरी यूटी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। जो प्रेसिडेंट है ना वो सारे यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी इज द एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूटी का वो प्रेसिडेंट का क्या है, एजेंट होता है, नॉट हेड ऑफ स्टेट लाइक गवर्नर। मतलब जैसे महाराष्ट्र में जो गवर्नर है वो क्या होंगे, वो हेड ऑफ स्टेट है, और जो चीफ मिनिस्टर वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। बट जो यूनियन टेरिटरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, समझ गए, अगर उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं, समझ यहाँ पे देखो, वो बाकी स्टेट की तरह वो हेड ऑफ, बाकी गवर्नर जैसे हेड ऑफ स्टेट होते हैं उस तरीके से प्रेसिडेंट जिस बंदे को अपॉइंट करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर किसी यूनियन टेरिटरी में, वो उस यूटी का हेड नहीं होगा, समझ गए। इन द स्टेट वो क्या होता है, हेड में होता है, यहाँ पे वो हेड नहीं होता। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई डिजाइनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर मे बी LG चीफ कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जिन्होंने मतलब किसी यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज देखने के लिए किसी बंदे को अपॉइंट किया है, तो उसका जो डिजाइनेशन होगा, उसका जो पोस्ट होगा, उस पोस्ट को एक तो क्या बोला जा सकता है, LG लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे आपको बताता हूँ मैं, दिल्ली के जो गवर्नर है ना उसका उनको गवर्नर नहीं बोलते, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, LG बोलते हैं। पौंडीचेरी के जो गवर्नर है, समझ गए, उनको भी क्या बोलते हैं, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उनको गवर्नर नहीं बोलते। किरण बेदी सुने आपने नाम, किरण बेदी फर्स्ट लेडी IPS थे हमारे देश की, वो फिलहाल अभी पौंडीचेरी की गवर्नर है, तो उनको क्या बोलते हैं, गवर्नर नहीं बोलते एक्चुअली, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। एट प्रेजेंट देखो यहाँ पे, एट प्रेजेंट इट इज़ अ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द केस ऑफ ऑल इंडियन यूटी। तो सारे यूटी में अगर कोई गवर्नर होता है तो उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, समझ गए। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूटी। जो गवर्नर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक स्टेट है महाराष्ट्र के गवर्नर है, समझ गए, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं कि एडजॉइनिंग यूटी, अगर वहाँ पे दादर नगर हवेली, आप उसकी जो यूटी उस एज अ यूटी के भी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कीजिए। तो ये चीज़ किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ स्टेट किसी स्टेट के गवर्नर को बोल सकते हैं जहाँ पे यूटी आसपास यूटी, उसको बोल सकते हैं एडजॉइनिंग यूटी, आसपास जो यूनियन टेरिटरी, समझ फॉर एग्जांपल जैसे अभी दादर नगर हवेली जो महाराष्ट्र के साइड में है, या दीव दमन है जो गुजरात में है, तो गुजरात के गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं कि भाई साहब वो हम एक अलग एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर, मतलब पहला एडमिनिस्ट्रेटर चला गया दूसरा करने वाले, बट एक काम करो फिलहाल आप ही उसको संभालो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आप ही करो। तो ये आदेश भी दे सकते हैं कौन, गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट फॉर यूटी। जो यूनियन टेरिटरीज होती ना तीनों, जो मतलब कौन से तीनों लॉज, तीनों लिस्ट में जो सब, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कंकरेंट लिस्ट है, ये 3 लिस्ट में हमने देखा था ना, फेडरल स्ट्रक्चर देखा था हमारे देश के, 3 लिस्ट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, सिर्फ जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे रेलवेज, फॉरेन पॉलिसी, आर्मी, डिफेंस, उससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें जैसे इरिगेशन, वाटर, ये सारी चीज़ों पे कौन लॉ बना सकता है, स्टेट बना सकता है, लॉ बना सकती है, सिर्फ यूनियन नहीं बना सकती। और तीसरी लिस्ट होती है कंकरेंट लिस्ट, उस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है और जो हमारे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है।
तो स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है एंड यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। बट ये तो हमने देख लिया। बट अगर यूटी की बात है, यूटी में तो क्या होगा, यूटी में जो लॉ बनाने नहीं, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि यूनियन टेरिटरी के लिए वो लॉ बना सकती है। तो पार्लियामेंट है ना, तीनों सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। अब तीनों सब्जेक्ट की जरूरत क्या है वहाँ पे? आप बोल रहे होंगे कि यूनियन टेरिटरी में जैसे चंडीगढ़ है, वहाँ पे थोड़ी स्टेट असेंबली है, वहाँ थोड़ी ज़रूरत है स्टेट लिस्ट की। अरे भाई साहब, दिल्ली जो है, दिल्ली और पौंडीचेरी जो है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। जैसे दिल्ली में यूटी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है वो केजरीवाल जी, तो वहाँ पे भी स्टेट लिस्ट के लॉ बना सकते हैं केजरीवाल। कंकरेंट लिस्ट में जो चीज़ है उस पर कंकरेंट लॉ बना सकते हैं केजरीवाल। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट डले हुए वहाँ पे केजरीवाल लॉ नहीं बना सकते, समझ गए आप। बट पार्लियामेंट जो है वो तीनों सब्जेक्ट के लॉ बना सकते दिल्ली के लिए, सारे के सारे यूटी के लिए, समझ रहे हैं ना अभी आप। तो यूनियन टेरिटरी जो बात की जाती है यूनियन टेरिटरी की, तो हमारे देश में जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वो यूनियन टेरिटरीज में तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ पार्लियामेंट के पास पावर है बनाने के लिए। उसके बाद आगे देखो, पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सटेंड द पौंडीचेरी एंड दिल्ली विच हैव देयर ओन लोकल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट मैंने बताया ना अभी आपको, पौंडीचेरी और दिल्ली जो है ना, वहाँ पे एमएलए का इलेक्शन होता है, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है दिल्ली की और पौंडीचेरी की, वहाँ पे एक चीफ सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है, मिनिस्टर भी होते हैं, तो वो खुद का लॉ खुद बना सकते हैं। बट उसके बावजूद पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सटेंड, पार्लियामेंट भी वहाँ पे लॉ बना सकती है। इनका बोलना ये मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी में भले चीफ मिनिस्टर है, भले वहाँ पे एक राज्य सरकार चलती हो, समझ गए, केंद्र शासित प्रदेश में, फिर भी वहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉ बना सकती है। आगे, दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट रिमेन अनअफेक्टेड इवन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल लेजिस्लेचर। इनका बोलना क्या है कि देखो, अभी पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी और दिल्ली, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ पे एमएलए होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन होता है, मतलब सारा जो स्टेट, हर एक स्टेट, बाकी जो स्टेट जैसे महाराष्ट्र है वैसे ही दिल्ली में होता है। बट वहाँ पे कुछ, जैसे पौंडीचेरी वहाँ पे होता है, बट वहाँ पे कुछ पावर थोड़ी बहुत कम है, क्योंकि वो यूटी, यूनियन टेरिटरी, वो फुल स्टेट नहीं। बट वहाँ पे क्या है, वो भी लॉ बना सकते हैं, और वहाँ पे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट भी वहाँ पे लॉ बना सकते हैं, बराबर ना। अभी हमने देखा ना, पार्लियामेंट सारे के सारे लॉ बना सकते हैं। तो ये बोल रहे, इसका मतलब वही है, इसका मतलब वही है कि अगर किसी यूटी में मतलब किसी यूटी में लोकल लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो, उनकी विधानसभा हो, किसी भी यूटी के पास अगर विधानसभा भी हो, फिर भी स्टेट लिस्ट में जो चीज़ें लिखी हुई सब्जेक्ट, उस पर जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर है कानून बनाने की, वो अनएफेक्टेड रहती। मतलब अगर कल, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरी कौन सी यूटी है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के वहाँ पे अगर हमने चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, वहाँ पे इलेक्शन हुआ, समझ रहे, अंडमान या लक्षद्वीप ऐसी जगह जहाँ पे फिलहाल अभी लेजिस्लेचर नहीं, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के पास लेजिस्लेचर ना, बाकी जगह नहीं, अगर कल उनको दादर नगर हवेली में अगर चीफ मिनिस्टर होता है, वह भी होता है, फिर भी पार्लियामेंट के पास उसमें स्टेट लिस्ट में जो चीज़ है वहाँ पे कानून बनाने की जो पावर है वो अनएफेक्टेड रहेगी, वो पार्लियामेंट वो पावर अपनी यूज़ कर सकती है। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पौंडीचेरी कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये क्या बोल रहे हैं, पौंडीचेरी जो है, मैंने बताया आपको, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पे मिनिस्टर होते हैं, एमएलए होते हैं। तो बाकी स्टेट की तरह पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके पास स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हुए उस पर कानून बनाने की जो पावर है वो फुल है, मतलब वो उस पर लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं हमारे देश में जो स्टेट लिस्ट दी हुई समझ, फेडरल स्ट्रक्चर में, एंड यूनियन कंकरेंट लिस्ट जो दी हुई है उसमें जितने सब्जेक्ट हैं उस पर पौंडीचेरी वाले भाई साहब चीफ मिनिस्टर वहाँ पे लॉ बना सकते हैं, समझिए, क्योंकि वहाँ पे उनके पास लेजिस्लेचर है, भले वो यूटी, पर उनके पास वो पावर है क्योंकि लेजिस्लेचर है। बट यो केजरीवाल जो है ना, उनके पास वो पावर नहीं सारी की सारी। मतलब केजरीवाल जो है ना, वो कंकरेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उस पर लॉ बना सकते हैं, वो यूटी होने के बावजूद, क्योंकि उनके पास लेजिस्लेचर है, उनके पास विधानसभा है, यूनियन यूटी होने के बावजूद। पौंडीचेरी और जो दिल्ली, उन दोनों के पास ये, वो यूटी होने के बावजूद भी उनके पास क्या है, ये पावर है कि वो वहाँ पे कानून बना सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा है। तो पौंडीचेरी के भाई साहब तो स्टेट, जैसे महाराष्ट्र वाले चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, वो भी स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं और वो भी कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं, उस तरीके से ये भी बना सकते हैं पौंडीचेरी वाले। बट दिल्ली में क्या पता है क्या, कंकरेंट लिस्ट में तो पावरफुल सब्जेक्ट जितने हैं उस पर कानून बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में भी बना सकते हैं। बट तीन चीज़ें छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर मतलब होम मिनिस्ट्री, होम से पुलिस एंड लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये तीन चीज़ें छोड़ के हर जगह दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कंकरेंट लिस्ट और जो क्या बोलते हैं इसको, स्टेट लिस्ट, इस पर कानून बना सकती हैं। तो ये तीन चीज़ें क्यों छोड़ी जाती है मुझे बताओ। अरे भाई, दिल्ली जो है ना, वो दिल्ली कैपिटल, नेशनल कैपिटल है। कल अगर कोई फॉरेन गेस्ट वहाँ पे ओबामा मतलब ट्रंप आ रहे और केजरीवाल बोले नहीं मैं अपनी ज़मीन दूंगा ही नहीं वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, तो फिर वहाँ कैसे काम चलेगा।
पुलिस जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए ना, दिल्ली की कैपिटल की। इसलिए नेशनल कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से दिल्ली की जो असेंबली, उनके पास कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाने की आज़ादी तो है, छूट है, बट 3 चीज़ें छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। समझ गए भाई आप? चल, तो इस तरीके से हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना इसमें यूनियन टेरिटरी में, आर्टिकल 239, इसको हमने एकदम डिटेल में देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे देश में 7 यूनियन टेरिटरी, पहले 7 थी, अभी 2 बढ़ गई, पहले 7 का देख लेते हैं। अब एक चीज़ आपको पता नहीं रह गई। अब देखो, हमने ये दिल्ली का देखा ना, अब वैसे जो दो न्यू यूटी बनी हमारे देश में, एक तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी है लद्दाख। अब ये लद्दाख जो है ना, लद्दाख इसकी तरह है, किसकी तरह, अपना जो क्या बोलते हैं इसका, चंडीगढ़ है, या चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, या लक्षद्वीप, या अंडमान निकोबार, उसकी तरह है लद्दाख। मतलब वहाँ पे लद्दाख में क्या है, वहाँ पे एक लेजिस्लेचर नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और वो सारा का सारा काम देखेगा। बट जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर की जो यूटी वो बनने वाली है दिल्ली और पौंडीचेरी की तरह। मतलब वहाँ पे लेजिस्लेचर होगा, वहाँ पे सीएम होगा, वहाँ पे इलेक्शन होगा। समझ गए आप? तो ये जो सारी चीज़ें देखो यहाँ पे, और ये जो पौंडीचेरी वाली सारी चीज़ें ना वो दिल्ली में लागू होंगी फिर, कि उनके पास लेजिस्लेटिव स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में जितनी चीज़ें आती हैं उस पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर है वो उस पर कामकाज कर सकती है, उस पर लॉ बना सकती है। अब फिलहाल क्या हुआ, वो आज़ाद हो गए, उनको वहाँ पे इलेक्शन करवाना था, पर बीच में कोरोना आ गया, नहीं तो वहाँ पे भी वो सारा चीज़ें चालू हो जाती। तो ये चीज़ याद रखो कि हमारे देश में 9 यूनियन टेरिटरी ना, उसमें फिलहाल 3 ऐसे यूटी जिनके पास लेजिस्लेचर है उनका खुद का, उनके पास विधानसभा है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। 2 में तो दिल्ली और पौंडीचेरी में चालू हो रहा है, 2019 में ये इसको भी जम्मू एंड कश्मीर को भी उन्होंने यूटी बना दिया था विथ लेजिस्लेचर। बट वहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, चीफ मिनिस्टर होता, वहाँ पे सारी चीज़ें होती, बट बीच में कोरोना आ गया तो वो कुछ हुआ नहीं। तो आगे चल के ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी लागू होगी। समझ गए? तो फिलहाल हमारे देश में कितनी यूटी है? 9 यूटी। तो 9 यूटी अभी फिलहाल ये जो बनाए स्लाइड बनाई थी ना, ये पुरानी है, तो इसलिए यहाँ पे 7 यूटी की कैपिटल दी। 2 बाद में देखते जम्मू कश्मीर वाला था कि फिलहाल ये 7 की देख लेते हैं। देखिए, अंडमान एंड निकोबार, ये कब 1956 में बना था। अंडमान निकोबार कब बना था मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। ये यूटी कब बनी थी? 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके अंदर 7th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1956 में, उसके तहत बनी थी अंडमान एंड निकोबार। 1956 जहाँ जहाँ लिखा है ना वहाँ पे वो समझ लो कि वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था, एंड जो ये हुआ था 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत 1956 में बनी थी। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार, उसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर। दिल्ली जो है, दिल्ली खुद दिल्ली की कैपिटल दिल्ली है और वो हमारे देश की कैपिटल है। समझ गए? और उसका नाम जो है न्यू दिल्ली बना है कब से? 1992 से। लक्षद्वीप जो है वो 1956 में बनी थी, उसकी जो कैपिटल है वो करावती। टिल 1973 लक्षद्वीप जो था उसका जो नाम था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमरावती, अमीनदीविल आइलैंड, ये नाम था। बट बाद में इसका नाम लक्षद्वीप किया गया 1956। नहीं, ये क्या एक्चुअली टिल 1953 लक्षद्वीप, अच्छा टिल 1973 जो है ना वो तब तक ये 3 जो चीज़ें थी ये कैपिटल थी लक्षद्वीप की। बाद में ये जो करावती है ना इसको कैपिटल बनाया गया था। समझ गए? ये देखो यहाँ पे दादर नगर हवेली, ये इसको 1961 में बनाया गया था, क्योंकि ये कौन से दादर नगर हवेली किसके पास थी? फ्रेंच के पास थी शायद, हाँ फ्रेंच के पास थी, इनसे लिया गया था। और सिलवासा ये दादर नगर हवेली की कैपिटल है। ड्यू एंड दमन 1962 इसका कैपिटल क्या है? ये दमन है। अब मैं आपको एक देखते हम आइलैंड एक एक देखते। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले दादर नगर हवेली, सॉरी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ना यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर। जो पोर्ट ब्लेयर है ये है अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल। समझ गए आप? तो इसको याद रखो आप। पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। उसके बाद लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है ना ये बड़े बड़े जो आइलैंड है यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है करावती। जो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप। एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है बड़े छोटे छोटे, देखो यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा समझने का सैकड़ों आइलैंड है, उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है करावती। वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता है सारे लक्षद्वीप का, और वहाँ से उसी को लक्षद्वीप की कैपिटल माना गया है। समझ गए? तो ये जो, और ये वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह भी शायद, और ये जो है ना अंडमान निकोबार वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। अगर आपको आप सुनते होगे ना, किसी आपका कोई दोस्त है वो बोला होगा मैं अंडमान निकोबार की विजिट दे के आया, अंडमान निकोबार जाके आया, तो वो जाता जो कहाँ पे वो वहीं पे जाता है। पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पे एयरपोर्ट है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, वहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह है। तो जो सारे लोग हैं ना, जैसे महाराष्ट्र से कोई जा रहा है तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ से समझ रहे प्लेन से यहाँ पे जाता है। तो ये अंडमान निकोबार जो है पोर्ट ब्लेयर उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। आपने एक चीज़ हमने ज्योग्राफी में पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था ज्योग्राफी में कि ये जो शिप्स जाते हैं ना, समझ गए, यहाँ से कहाँ पे चाइना, ये यहाँ से होके जाते हैं,
तो यहाँ रुकते एक्चुअली वो अंडमान एंड निकोबार जो है ना वहाँ पे वो रुकते, स्टे वगैरह करते वहाँ पे, उनका जो सारी काम है वहाँ पे मतलब एक होल्ड लेते वो। तो एक स्टेशन भी काफ़ी इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें होती है, कहाँ से ये जो गल्फ ऑफ पर्शिया से निकल के ऐसा यहाँ से जो मिडिल ईस्ट जो आता है और ऐसे होके जो साउथ चाइना से जो जाता है, जापान जुपान ऊपर हो जाता है ना, सारा का सारा ट्रेड होता है, इंटरनेशनल जो शिप्स होती हैं, तो वहाँ पे ये एक बार रुकते भी। तो हमने मैंने अंडमान निकोबार और जो ये था इसकी कैपिटल देख ली पोर्ट ब्लेयर और करावती। उसके बाद दिल्ली कैपिटल खुद दिल्ली है। अब दादर नगर हवेली कैपिटल है सिलवासा और इसकी है दमन, दीव एट दमन की दमन है। अब सिलवासा देखते हैं अभी, दादर और नगर हवेली जो है यहीं पे एक समझ रहे सिलवासा है, उसके अंदर एक सिलवासा जगह है, टाउन है, वो दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल है सिलवासा। ओके, ये सिलवासा जगह है, ये दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल है। और उसके बाद ये जो जगह है दीव और दमन, ये यूटी दीव और ये दमन ही। तो दीव और दमन में जो है ना, ये दमन जो है ना यहाँ पे इसकी कैपिटल यहाँ पे दीव और दमन की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सारे यहाँ होते हैं, यहाँ से सारा ऑपरेट होता है, ये भी और ये भी, समझ गए। कैपिटल मतलब क्या, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जैसे कि महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, तो क्या सारा देश का विधानसभा वहाँ पे, वहाँ से सारा का सारा चल मतलब सारे स्टेट का मुंबई, यहाँ से सारा सारा स्टेट हैंडल किया जाता है, कौन से स्टेट में क्या पैसा देना क्या करना सारा, मतलब सब लोग यहाँ बैठ के सारे सारे स्टेट चला जाता है। उसी तरह ये दीव और दमन का क्या है, ये दमन ही। आगे चलते हैं, आगे यहाँ तक देख लिया हमने सिलवासा। आगे जो बचे हुए वो देखते हैं पौंडीचेरी और चंडीगढ़। अब जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की कैपिटल खुद चंडीगढ़ ही है। इवन चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा जो है, मैंने जैसे आपको बताया पंजाब और जो हरियाणा है उनके पास खुद की कैपिटल नहीं है, वो चंडीगढ़ ही उनकी कैपिटल है, समझ गए। तो चंडीगढ़ की कैपिटल खुद चंडीगढ़ ही, वो 1966 में बना था चंडीगढ़। और पौंडीचेरी जो है समझ रहे, पहले वो पुदुचेरी था, अब उसका नाम पौंडीचेरी है, 2006 से उसका नाम पौंडीचेरी है। अरे हाँ, अभी मुझे समझ गया ये गेम क्या था एक्चुअली। ये जो था ना यहाँ पे दिखा हो देखो 1973, ये 1973 तक क्या था ना, लक्षद्वीप का नाम एक्चुअली ना लक्षद्वीप था, समझ रहे। बाद में इसका नाम लक्षद्वीप बनाया गया था, ये था एक्चुअली ये गेम। लक्षद्वीप का नाम 1973 तक लक्षद्वीप था, उसके बाद इसका नाम लक्षद्वीप भी नहीं था, लक्कडाइस था, बाद में उसका नाम लक्षद्वीप किया गया था। और जो पौंडीचेरी ना, इसका नाम जो था वो पुदुचेरी था पहले, बाद में ये पौंडीचेरी हो गया। ओके, 2006 में इसको देखो यहाँ भाई 2006 दिया है, ये उसका बाद में नाम पौंडीचेरी हो गया। इसकी कैपिटल खुद पौंडीचेरी की जो कैपिटल खुद पौंडीचेरी, बट पौंडीचेरी में बाकी एक झोले वो हमें देखना है क्या है। पौंडीचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है और वो अलग अलग चार अलग अलग जगह है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ अभी देखो यहाँ पे, ये पौंडीचेरी यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट क्या है, माहे, ये कहाँ पे, केरला में। मतलब आपको जान के मतलब ताज्जुब होगा कि हमारे देश में एक ऐसी यूटी जो अलग अलग 4 अलग अलग स्टेट में बैठी हुई, 4 जगह है वो देश के 4 अलग अलग स्टेट में, और वो एक मतलब खुद स्टेट ही, समझ गए कैसे। देखो अभी आपको ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, माहे दिया हुआ है, माहे केरला में। एक बार जानते हैं, यहाँ पे देखो माहे है क्या केरला में, ये देखो यहाँ पे माहे है क्या केरला में। ओके, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो पौंडीचेरी लिखा है पौंडीचेरी नीचे, ये है माहे, ये स्टेट है, स्टेट ऑफ केरला है। देखो यहाँ पे ये स्टेट ऑफ केरला है, इसके अंदर यहाँ पे इस साइड पे ये माहे, ये एक डिस्ट्रिक्ट है पौंडीचेरी की। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे देखो ये यनम, आंध्र प्रदेश में यनम है। यहाँ पे देखो ये आंध्र प्रदेश है एक्चुअली, बाद में देखो यहाँ पे हैदराबाद ऐसे, यहाँ पे ऐसा ये तेलंगाना बना है बाद में। ओके, बट ये जो है ये आंध्र प्रदेश है, यनम है यहाँ पे देखो ये बॉर्डर पे, ये क्या है यनम, ये क्या है पौंडीचेरी। उसके बाद और क्या है, पौंडीचेरी खुद, और करिकाल देखो ये करियाकाल देखो ये करियाकाल, ये है पौंडीचेरी। तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु में, और ये पौंडीचेरी। तो आपको देखो दो तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, पौंडीचेरी ऐसा स्टेट है हमारे देश का जो 4 कितना होगा, 1 2 3 एक्चुअली 3 अलग अलग स्टेट में वो बटा हुआ है, समझ रहे। उसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 स्टेट में बटी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तीनों को तीनों कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से। अब देखो ना, माहे ये एक पोर्ट है, यनम एक यहाँ पे पोर्ट है, पौंडीचेरी, करियाकाल, ये सारे के सारे, ये माहे एक्चुअल पोर्ट मतलब अभी फिलहाल नहीं वहाँ पे पोर्ट, ये टिप्पू सुल्तान के टाइप पे माहे पोर्ट था। और टिप्पू भाई की और फ्रेंच लोग के झगड़े इसी वजह से हुए थे, माहे नहीं एक्चुअली अंग्रेज़ और फ्रेंच लोग के झगड़े इसलिए हुए थे ये माहे पोर्ट के चक्कर में, क्योंकि ये जो सीज कर दिया था माहे पोर्ट जो था ना, इसको सीज कर दिया था अंग्रेज़ों ने, समझ गए। ये हमने हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में देखा था। तो माहे, उसके बाद करियाकाल, यनम और पौंडीचेरी। तो सबसे पहले चीज़ क्या है, पौंडीचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 4, कितने स्टेट में फैले हुए, 3। उसके बाद उसकी कैपिटल क्या है, खुद पौंडीचेरी उसकी खुद कैपिटल है। और चौथी चीज़ कि सारे क्या है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से। और 5वीं चीज़, पौंडीचेरी जो यूटी ना, वहाँ पे क्या है,
वहाँ पे लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ पे विधानसभा है। पौंडीचेरी में सीएम होता है, मिनिस्टर होते हैं, इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, सीएम वगैरह होता है वहाँ पे। और वो जो हमारे स्टेट लिस्ट है और कनकरेंट लिस्ट है, उसमें जो सारे सब्जेक्ट है उस पर वहाँ का सीएम लॉ बना सकता है, उसको पूरी खुली छूट है। केजरीवाल भी, मतलब दिल्ली वाले भी बना सकते हैं, बट उनको 3 चीज़ें जो है ना उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है। वैसे इनको एज अ स्टेट ही काम कर सकते हैं, बट वो अलग अलग इसमें 4 जगह है। तो जो रवि तेजा नाम का हीरो है साउथ इंडिया का, आपको पता होगा, उसकी जो मूवीज होती है ना उसमें काफ़ी, देखो वो शूटिंग पौंडीचेरी में करता है। पौंडीचेरी मतलब देखो यहाँ पे करता है वो, एक तो यमन में करता है, यहाँ पे करता है, बट वहाँ पे जो कार यूज़ होती है देखो उस कार में लिखा होता है, देखो ये उस कार में उसका जो है ना ऐसा होता है, पीएन होता है शायद, पता नहीं पीएन होता है कुछ, उनका जो पासिंग है पौंडीचेरी का पीडी है, ऐसे कुछ तो है, समझ रहे ऐसे कुछ तो है पीडी। तो वो जो है ना वो पासिंग जो है ना कार का, वो समझ लो कि वो कार एक्चुअली वो शूटिंग कहाँ पे हुई है, पौंडीचेरी में हुई है। वो रवि तेजा जो है ना उसके काफ़ी मूवीज होते हैं साउथ इंडिया में, जो मतलब साउथ इंडिया का है वो, उनके मूवी होते हैं कि वो शूटिंग वहाँ पे करते हैं पौंडीचेरी में। और बहुत ही समझ रहे एजुकेटेड स्टेट है पौंडीचेरी भी, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी जो है ना चीफ मिनिस्टर जो है लेफ्ट ईस्ट गवर्नमेंट है, केरला और पौंडीचेरी बढ़िया है दोनों भी, मतलब बाकी जो चीज़ देखी जाए ना तो बढ़िया है एकदम से स्टेट, समझ गया। तो अभी तो पौंडीचेरी का झोल भी है वो भी हमने समझ लिया। तो इस तरीके से हमने हमारा जो आज का लेक्चर उसमें हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन देखा यूटी का, उनके कैपिटल्स देखे, यूटी देखा, उनके मैप देखे, और एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए यूनियन टेरिटरी के बारे में हमारे देश के, वो सारे हमने जानने की कोशिश की। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ जो थोड़ी फैक्ट है, यूनिक फैक्ट्स। जो पंजाब के गवर्नर है ना वही एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ है। आप मुझे बताओ, पंजाब के, जैसे मैंने बताया पंजाब और हरियाणा, पंजाब और जो हरियाणा है इनके पास खुद की कैपिटल है क्या? नहीं, इनकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, समझ गए, इनकी खुद की कैपिटल चंडीगढ़। और यहाँ पे क्या लिखा है? पंजाब का एक गवर्नर होगा, बराबर ना, पंजाब का एक गवर्नर है, हरियाणा का एक गवर्नर होगा। बट ये क्या बोल रहे हैं कि गवर्नर ऑफ पंजाब जो है ना वही एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ है। मतलब पंजाब एक अलग स्टेट है जिनके पास चीफ मिनिस्टर है, विधानसभा है। हरियाणा एक अलग स्टेट है जिनके पास चीफ मिनिस्टर है, विधानसभा है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग, पंजाब और हरियाणा की जो विधानसभा है दोनों की दोनों विधानसभा चंडीगढ़ में, क्योंकि कैपिटल चंडीगढ़ है ना, और चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ यूटी है। अब चंडीगढ़ में एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, इनके पास गवर्नर है खुद का, इनके पास खुद का गवर्नर है। अब चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पंजाब का गवर्नर होता है, समझ रहे। करंटली देखो, करंटली क्या है, पंजाब का जो हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं, किसी स्टेट के गवर्नर को बोल सकते हैं कि वहाँ की जो एडजॉइनिंग यूटी है आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। अब फिलहाल करंटली जो पंजाब के गवर्नर है वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है, समझ गए झोल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादर एंड नगर हवेली इज करंटली एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दीव एंड दमन। दादर और नगर हवेली का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसी को होने का एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त भार, एडिशनल चार्ज दे दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दीव दमन, वो ही दीव दमन का क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके बाद ये जो लक्षद्वीप है वो उसके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर है, लक्षद्वीप के लिए वो कहीं ज्वाइन नहीं है, उसके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर है, समझ गए। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये वाला जो हमें जो यूनिट था यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया, उसका जो चैप्टर था यूनियन टेरिटरी, इसको हमने इतना डिटेल में समझ रहे। आपके जो दोस्त वोस्त कुछ हो गए फैमिली मेम्बर जिसको यूटी के बारे में जानना है वो यूनियन टेरिटरी के बारे में आप इनको ये लेक्चर शेयर कीजिए। तो यूटी के बारे में हमने सबसे एकदम डिटेल में जान लिया। नेक्स्ट लेक्चर हम शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया इसके बारे में जानेंगे, समझ गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।